चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि एटॉमिक मास से रिलेटेड हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मासेस। अब इसमें हम लोग तीन तरह के एटॉमिक मास पढ़ने जा रहे हैं। पहला होगा रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरा होगा ग्राम एटॉमिक मास और तीसरा एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। सो फर्स्ट टाइप ऑफ एटॉमिक मास इज रिलेटिव एटॉमिक मास, शॉर्ट में इसको हम लोगों ने राम लिख रखा है। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन फिक्स्ड है बच्चों, तो उस डेफिनेशन को आपको ध्यान रखना है। किसी भी एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा दैट इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ दैट एटम, वन एटम। सपोज नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के एक एटम का एक्चुअल मास डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो ये रिलेटिव है ना, रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में, किसी के रेफरेंस में। तो रेफरेंस क्या है बच्चों, रेफरेंस ये नीचे वाला है 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा है दैट इज रेफरेंस। समझ में आया आपको? तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअल मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी बच्चों। और कई बार क्या होता है, रिलेटिव टर्म गायब हो जाता है। एटॉमिक मास अगर किसी चीज का लिखा है बिना किसी यूनिट के तो आप समझ जाएं कि दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि आपको बोलने की जरूरत नहीं कि अगर यूनिट नहीं लिखी हुई है तो दैट मींस दैट इज रिलेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहीं पे लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है और बिना किसी यूनिट के लिखा हुआ है 14, तो आप समझ जाएं कि ये कौन सा मास है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, क्योंकि कोई यूनिट नहीं दी हुई है। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अगर यूनिट नहीं है और नीचे वाला जो रेफरेंस है उसको हम लोग एक पर्टिकुलर नाम देंगे। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में चीज लिखी हुई है बच्चों, ये आपने सुन रखा होगा AMU, याद आया आपको? एटॉमिक मास यूनिट याद है आपको? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। दिस इज 1 AMU। समझ में आया आपको? इसको 1 AMU डिफाइन कर रहे हैं, ये डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। आजकल इसको यू भी बोलते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसको आजकल ऐसे भी बोलते हैं 1U। U इज यूनिफाइड यूनिट, U इज यूनिफाइड यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को आजकल यू भी बोलते हैं, यूनिफाइड यूनिट। समझ में आया? ठीक है, तो 1 AMU की वैल्यू 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। ये बड़ी अजीब सी लग रही, इसका वास्तव में कितना वेट होगा? मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम का वेट निकालते हैं, उसको 12 से डिवाइड करते हैं। चलो ये वैल्यू पता करते हैं। आप पता करो, बताओ कैसे निकालोगे इसका मास, एक कार्बन 12 एटम का मास, और उसको 12 से डिवाइड करना है। तो चलो पहले ब्रैकेट पता करते हैं, इसकी वैल्यू चलो ग्राम में निकालते हैं कि ग्राम में कितनी होगी। एटॉमिक मास यूनिट मास की यूनिट हो गई, अब उसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं कि ग्राम में कितना आएगा ये। चलो बताओ ग्राम में कितना आएगा। सबसे पहले इस ब्रैकेट की वैल्यू निकालते हैं, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। अब आप बोलोगे सर ये कैसे निकलने वाला है, बहुत आसान है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मोल की डेफिनेशन बताई थी, उसके नीचे एक नोट लिखा था। नोट देखो क्या लिखा हुआ है, पेज पलटो, आप पीछे पलटो, देखो नोट क्या लिखा हुआ है। आपने नोट में लिखा था कि देयर आर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। नोट में लिखा था इतने एटम्स होते हैं इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। यही तो लिखा था आपने कि अगर कार्बन 12 का 12 ग्राम ले, इस एटम का अगर 12 ग्राम ले तो उसमें इतने एटम्स होते हैं, अवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। लिखा था कि नहीं लिखा था? क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इतने एटम्स का वेट 12 ग्राम है? इतने कार्बन एटम्स का वेट 12 ग्राम नहीं है क्या? है ना? तो एक एटम का वेट कितना हो जाएगा? अगर इतने कार्बन एटम्स का 12 ग्राम है तो बताओ एक कार्बन 12 एटम का वेट कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई दिस नंबर, हाँ या ना? तो मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम कितनी वैल्यू आ जाएगी?
12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। फिर से समझ लो बच्चों इसको, हम लोगों ने ये लिखा था, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक नोट लिखा के लिखा कि इतने एटम्स होते हैं 12 ग्राम में। इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हो कि इतने कार्बन एटम्स का वेट 12 ग्राम होने वाला है। तो एक कार्बन एटम का वेट 12 डिवाइडेड बाई दिस नंबर, 12 डिवाइडेड बाई दिस नंबर। इस नंबर को क्या बोलते हैं? Na बोलते हैं। 12 डिवाइडेड बाई Na ग्राम लिख दूं, कौन सी यूनिट में होगा ये? ग्राम में। क्या मैं इसको 12 बाई Na लिख दूं? इसको 12 बाई Na ग्राम लिख रहा हूं। तो ये किसका मास है? ये कार्बन के एक एटम का मास है। और कार्बन का कौन सा आइसोटोप? 12 वाला। मतलब हमें ब्रैकेट की वैल्यू मिल गई बच्चों, ब्रैकेट की वैल्यू मिल गई। चलो ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1 AMU इज इक्वल टू, हम क्या करने जा रहे हैं? ये वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 1/12 इंटू वो ब्रैकेट में अंदर मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम था, जिसकी वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने कितनी निकाली? 12 डिवाइडेड बाई Na। कौन सी यूनिट में? ग्राम में। 12 कैंसिल होने वाला है और 1 AMU या 1 U यूनिफाइड यूनिट इज इक्वल टू 1 बाई Na ग्राम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक काम करो, Na की वैल्यू रखते हैं, Na की वैल्यू रख के डिवाइड करो। जब Na की वैल्यू रख के डिवाइड करोगे, Na की क्या वैल्यू रखेंगे बच्चों? ये वाली वैल्यू 6.022 इंटू 10^23। जब आप ये वैल्यू रख के डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। आप डिवाइड करके देख लेना, ये नंबर आने वाला है। तो अब आप जब पेपर होगा तो वहां डिवाइड नहीं करना है, आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बच्चों AMU की वैल्यू मिल गई ग्राम में, और ये बहुत जरूरी था। AMU किस में मिल गया? ग्राम में। तो कितने ग्राम हो गया? 1 बाई Na ग्राम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो नीचे डिनोमिनेटर था, ये वाला जो पार्ट, ये डिनोमिनेटर था, है ना, इसी को तो रेफरेंस बना था, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? 1 AMU। तो क्या हम रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्चुअल मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाई 1 AMU लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसी को तो 1 AMU बोल रहे हैं, तो हमने 1 AMU लिख दिया। क्या फर्क पड़ता है? अब सुनिए क्या होगा। सपोज आपको बोला गया, अब इस चीज को आप ध्यान से सुनना, लिखना बाद में। आप सुन लो, फिर वीडियो को पॉज करके लिख लेना, पहले समझ लो आप। सपोज आपसे बोला गया है कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है, या चलो रिलेटिव एटॉमिक मास है, वो 14 है। ठीक है, क्या यूनिट लिखी मैंने? कोई यूनिट नहीं लिखी। इसका मतलब ये कौन सा मास है? रिलेटिव एटॉमिक मास। नाइट्रोजन एटम है या मॉलिक्यूल? एटम है या मॉलिक्यूल? एटम है भैया। एटम है तो ये क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। ये नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, तो हमें आपसे नाइट्रोजन एटम का एक्चुअल मास जानना है, एक्चुअल मास ग्राम में जानना है। चलो पता करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास 14 की मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, यहां रखो, तो रखोगे तो क्या आएगा? 14 इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, 1 नाइट्रोजन एटम, क्योंकि इस बार एटम यहां कौन सा है? नाइट्रोजन, डिवाइडेड बाई क्या करने वाले हो? 1 AMU। क्या करने वाले हैं? 1 AMU। एक्चुअल मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना? एक्चुअल मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14 AMU। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आने वाला है, लेकिन यूनिट 14 AMU। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक नाइट्रोजन एटम का वेट 14 AMU होता है, 14 ग्राम नहीं होता। 14 ग्राम तो काफी बड़ा क्वांटिटी हो गया ना, 14 AMU। चलो इसको ग्राम में पता करते हैं, इसको ग्राम में पता करते हैं। आप बताओ ग्राम में कितना आएगा? ग्राम में बताओ बच्चों कितना आने वाला है? 14 AMU को आप ग्राम में चेंज कर लो, तो मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम ग्राम में कितना? 14 AMU आपने बोला, जिसको आप 14/Na ग्राम लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि 1 AMU इज 1/Na ग्राम। पढ़ा कि नहीं पढ़ा?
लिख सकते हैं। और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको मैं इधर लिख दूं, चलो इसको तो आप लिख चुके होंगे, मिटा सकता हूं ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। दिस इज मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। दिस इज मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। इतना मास आएगा, देखो -24, बहुत कम मास है एक नाइट्रोजन एटम, और दिखता भी नहीं है, तो ऑब्वियस है कि मास कम आना चाहिए। ठीक है, ये तो एक का है। मान लो मैं आपसे 100 का पूछूं तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 का पूछूं तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर ऑक्सीजन का, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम इज 16। क्या कोई यूनिट है? यूनिट है क्या? नहीं। इसका मतलब ये कौन सा मास है? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। हालांकि धीरे धीरे आपको ये चीजें याद हो जानी चाहिए कि नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सल्फर का 32 होता है। विद टाइम वो सब आपको लर्न हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। फाइंड मास ऑफ 100 ऑक्सीजन एटम्स इन किलोग्राम। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल सा, सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। करो आप इसको, ट्राई करो। मास ऑफ 100 ऑक्सीजन एटम्स इन किलोग्राम, बताएं। कर लिया ना? स्टार्ट करें। 16 है तो अब हम लोग सीधे यहां 16 रखोगे। यहां क्या था? रिलेटिव एटॉमिक मास। यहां कितना रखो? 16। तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना? मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 AMU। ठीक, क्या हम इसको 16/Na ग्राम लिख सकते हैं? बता दूं, 16/Na ग्राम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर, 16/Na ग्राम। ये तो एक का है मास। हमने आपसे किसका मास पूछा? 100 का, वो भी किसमें? किलोग्राम में। अच्छा, ग्राम को किलोग्राम में तो चेंज कर लोगे ना, है ना? क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर दें, या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइडेड बाई Na किलोग्राम। ये किसका मास है बच्चों? ये मास है एक ऑक्सीजन एटम का किलोग्राम में। आपसे किसका मास पूछा गया? 100। तो आप क्या करने वाले हो? 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हो। मास ऑफ 100 ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻³ अपॉन Na इंटू 100 kg। जो भी नंबर आए उससे मतलब नहीं है ना, सॉल्व आप करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को सीखो, ये चीज बहुत जरूरी है बच्चों। ये चीज आप समझ पाओ कि एक ऑक्सीजन एटम का वेट 16 ग्राम नहीं होता। एक ऑक्सीजन एटम जो कि आपको दिखता भी नहीं है, उसका वेट 16 ग्राम नहीं होता है। आपको वेट का कुछ आइडिया दे दूं, 1 रुपए का जो सिक्का होता है, जो 1 रुपए का आजकल आप सिक्का देखते हो, छोटा सा कॉइन होता है 1 रुपए का, वो लगभग 8 से 9 ग्राम का होता है। ठीक है, 8 से 9 ग्राम का। तो वो आपको दिख रहा है, उसका वेट आप फील कर सकते हो। 16 ग्राम मतलब ऐसे 2 कॉइन्स ले लो, उसका वेट आप फील कर सकते हो। एक ऑक्सीजन एटम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आपको दिखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा होता है, दिखेगा नहीं, उसका मास बहुत कम होता है। तो उसका मास आप 2 सिक्कों के बराबर कैसे एक ऑक्सीजन एटम का इमेजिन कर सकते हो? समझ में आया? तो उसका मास कितना होता है? ये देखिए 16 AMU, या इतने ग्राम या इतने किलोग्राम, तो 100 का आ जाएगा। समझ में आया? चलो एक और आपसे सवाल, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपसे यह पूछता हूं कि क्या मैं रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यूज को चेंज कर सकता हूं? ध्यान से सुनना, रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू को चेंज कर सकता हूं क्या? अच्छा, पहले इसको ऐसे समझो, क्या मैं एक्चुअल मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम चेंज कर सकता हूं? एक्चुअल मास, जितना ऑक्सीजन एटम का वेट होता है, क्या मैं उस वेट को चेंज कर सकता हूं? नहीं चेंज कर सकता। लेकिन रिलेटिव चेंज कर सकता हूं। कैसे चेंज कर सकता हूं? रेफरेंस अगर मैं चेंज कर दूं तो रिलेटिव चेंज हो जाएगा। नहीं समझे? रेफरेंस अगर चेंज कर दूं तो रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये कैसे?
रेफरेंस चेंज करने से मास कैसे चेंज होगा उसको आप एक सिंपल से एग्जांपल समझ लो। मान लो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा मास 90 केजी ज्यादा है ना, मान लो 90 केजी है। 90 केजी मेरा एक्चुअल मास है, एक्चुअल मास। सपोज मैं एक स्केल डिफाइन करता हूं और उस स्केल में मैं अपना रिलेटिव एटॉमिक मास, सपोज एक पर्सन एक्स है जिसका वेट बेटा 45 केजी, ठीक है, एक पर्सन एक्स है उसका वेट कितना है 45 केजी। इनको हमने रेफरेंस ले लिया, इनको हमने रेफरेंस ले लिया। अब मेरा मास 90 है तो मेरा मास इनके रेफरेंस में 2x है, तो जो मेरा मास है वो कितना है 2x है। ये 2x एक्चुअल मास नहीं, एक्चुअल तो 90 है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये कितना है 2x, ये रिलेटिव है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, ये रिलेटिव है। ये चेंज कर सकता हूं लेकिन एक्चुअल नहीं चेंज होगा, एक्चुअल मेरा 90 ही है। सपोज कल को ये रेफरेंस मुझे पसंद नहीं, मैंने कहा इसको हटाओ, मैं रेफरेंस दूसरा लूंगा। मैंने एक 30 केजी पर्सन को सेलेक्ट किया, सपोज वो वाई है, वो 30 केजी पर्सन। अब मैंने रेफरेंस इनको ले लिया, अब मेरा मास रिलेटिव कितना आने वाला है 90 है, 30 वाई है, तो मेरा मास कितना आने वाला है 3y आने वाला है ना, 3y मेरा मास आने वाला है। पहले कितना था रिलेटिव 2x, अब कितना हो गया रिलेटिव 3y। तो अगर आप रेफरेंस, मैं आप क्या बताना चाहता हूं, एक्चुअल मास मेरा नहीं चेंज हुआ लेकिन आप रेफरेंस चेंज कर रहे हो, तो रेफरेंस चेंज करने पे रिलेटिव चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये भी रिलेटिव चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? वो जो डिनोमिनेटर था 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, वो डिनोमिनेटर को हम लोग रेफरेंस मान रहे थे जिसको एएमयू बोले। अगर उसी को हम चेंज कर दें, उसकी डेफिनेशन ही चेंज कर दें, तो रिलेटिव चेंज हो जाएगा। बच्चों याद रखना, एक्चुअल मास नहीं चेंज होगा लेकिन रिलेटिव चेंज हो सकता है। एक एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन है सिंपल सा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात बोल रहा हूं। एग्जांपल लिखूं, ठीक है ना? चलो एग्जांपल लिखता हूं। बच्चों ये क्वेश्चन लिखो आप पहले। सिंपल सा क्वेश्चन है जो अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको कि रिलेटिव चेंज हो सकता है लेकिन एक्चुअल चेंज नहीं होता। रिलेटिव चेंज हो सकता है लेकिन एक्चुअल चेंज नहीं हो सकता। रिलेटिव कब चेंज हो सकता है? जब आप रेफरेंस चेंज करो। तो ये क्वेश्चन उसी को इलस्ट्रेट करने के लिए है। क्वेश्चन क्या है आप देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑन कन्वेंशनल स्केल इज 14 फॉर विच एटम? फॉर नाइट्रोजन। तो फॉर नाइट्रोजन, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इज 14 फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए कन्वेंशनल स्केल पे जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कितना है 14। वो अभी हम लोगों ने देखा। सपोज अ न्यू सिस्टम इज डिफाइंड इन विच, अब क्या कह रहे हैं, एएमयू की नई डेफिनेशन दे रहे हैं। एक नया सिस्टम फ्रेम किया हमने और उस सिस्टम में एएमयू को कैसे डिफाइन कर रहे हैं 1/6। पहले क्या था 1/12, अब क्या कैसे करें 1/6 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो नए तरीके से एएमयू डिफाइन किया क्योंकि हमने रेफरेंस चेंज कर दिया। देखो आप बच्चों, रेफरेंस चेंज कर दिया तो वी हैव टू फाइंड न्यू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, न्यू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, रिलेटिव एटॉमिक मास इन दिस न्यू सिस्टम। ये जो नया सिस्टम हमने डिफाइन किया है, इस नए सिस्टम में आपको नया रिलेटिव एटॉमिक मास पता करना है नाइट्रोजन का। ट्राई करो बच्चों, फिर हम करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या आप सीखो, कॉन्सेप्ट क्या है उस चीज का ध्यान रखना। एक्चुअल मास नहीं चेंज होता है, एक्चुअल मास नहीं चेंज होता है। ठीक है बच्चों, करते हैं इसको। आप करो, अब मैं करूं? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पुराना डेफिनेशन है, ये 14 हमारी कन्वेंशनल स्केल में, तो 14 क्या था? कन्वेंशनल स्केल कैसे डिफाइन करते थे? एक्चुअल मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाई क्या था बच्चों 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यही तो था। पहले तो एएमयू ऐसे ही डिफाइन करते थे ना, तो ये था हमारा। तो चलो एक काम करते हैं, एक्चुअल मास पता कर लेते हैं। यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो एक्चुअल मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना? एक्चुअल मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, एक्चुअल मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14 इंटू
1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है, कार्बन 12 एटम। ये एक्चुअल मास है जो कि नहीं चेंज होगा। अब क्या करना है हमें, नया रिलेटिव एटॉमिक मास, सपोज नया रिलेटिव एटॉमिक मास RAM डैश है, ठीक, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसकी होगी एक्चुअल मास ऑफ, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो एक्चुअल मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाई, अब AMU पुराना वाला नहीं रख सकते, बल्कि AMU क्या करेंगे, 1/6 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। न्यूमरेटर एक्चुअल मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, जो कि चेंज नहीं होगा और जिसकी वैल्यू हम लोगों ने पता कर रखी है। एक्चुअल मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम की वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट करो यहां पे। RAM डैश कितना, 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाई 1/6 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मास ऑफ 1 कार्बन 12, मास ऑफ 1 कार्बन 12, ये तो एग्जैक्टली सेम होगा, ये तो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो RM डैश की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, क्या आ रही है, क्या ये 7 आ रही, क्या कोई यूनिट लगाओगे, RM डैश। नए सिस्टम में नाइट्रोजन का नया एटॉमिक मास, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, वो कितना है, 7। पहले कितना था, 14, पहले 14 था, अब कितना हो गया, 7। चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि आपने रेफरेंस चेंज कर दिया। क्या एक्चुअल मास चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। समझ में आया कॉन्सेप्ट ये, क्या हम लोग सेकेंड टर्म की ओर बैठ सकते। पहला इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास हम लोगों ने कवर कर लिया, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रिलेटिव और एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। रिलेटिव का मतलब किसी के रेस्पेक्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में है, वो जो नीचे 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12, जिसको हम लोग AMU बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ एटॉमिक मास पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है ग्राम एटॉमिक मास। तो मैं लिखता हूं ग्राम एटॉमिक मास। चलिए बच्चों, सेकेंड टाइप ऑफ एटॉमिक मास इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, तो उसको शॉर्ट में हम लोग GAM बोल रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास। पहला क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरा है ग्राम एटॉमिक मास, शॉर्ट में उसको क्या बोल रहे हैं, GAM। कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स इन ग्राम। अच्छा, वेट की यूनिट इधर फिक्स कर दी, क्योंकि नाम में ही ग्राम है, तो आपको वेट जो भी बताना है वो किस में बताना है, ग्राम में। क्या डेफिनेशन है, मास ऑफ 1 मोल एटम्स। अच्छा, एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, अवोगाद्रोस नंबर ऑफ एटम्स Na, या 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। तो आप बोल दो एक मोल एटम्स का वेट ग्राम में, या 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का वेट ग्राम में, बात एक ही है, क्योंकि एक मोल में इतने तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो अगर एक मोल एटम्स का वेट आप ग्राम में बताते हो तो दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा, मास लिखा है, केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, अगर मैंने कहीं मास लिख दिया, वेट लिख दिया, तो हम लोग एक जैसा, ये फिजिक्स में डिफरेंस बहुत है बच्चों, लेकिन हम लोग क्या है, केमिस्ट्री में वेट और मास में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम लोग प्रॉपर फिजिक्स नहीं पढ़े, है ना। तो अगर कहीं पे लिखा हो इट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, तो आप दंगा नहीं करेंगे, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। सेम चीज है, मास है, वेट है, सेम चीज है केमिस्ट्री में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसको इंटरप्रेट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल लिया था बच्चों, याद है आपको, नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना बताया था, 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना बताया था, 14, ठीक है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 विदाउट एनी यूनिट, विदाउट एनी यूनिट। अच्छा, यहां से क्या इंटरप्रिटेशन किया था आपने, कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना बताया था आपने, 14 AMU, हाँ या ना, याद है आपको, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, 14 AMU बताया आपने, जिसको हम लोग ग्राम में कितना लिख सकते हैं, क्या हम इसको 14/Na ग्राम लिख सकते हैं, हम इसको 14/Na ग्राम लिख रहे हैं, और Na की वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बोला तो 6.022 इंटू 10⁻23।
14/Na ग्राम। ये तो एक नाइट्रोजन एटम का वेट है। चलो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन पता करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन बताओ क्या है। तो एकदम बेसिक डेफिनेशन को स्टिक करो बच्चों, बेसिक डेफिनेशन क्लियर होगी तो आप कभी फॉर्मूला भूल भी जाओगे, कॉन्सेप्ट जनरेट करके फॉर्मूला आप डिराइव कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स इन ग्राम। हमने एक एटम का वेट पता कर लिया है ग्राम में, नाइट्रोजन के एक एटम का वेट पता कर लिया है ग्राम में, कितना है 14/Na ग्राम। अब हमें पता कितने एटम्स का करना है ग्राम एटॉमिक मास के लिए, 1 मोल। 1 मोल का मतलब है Na एटम्स। तो यदि एक का पता है तो Na का पता करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो Na से। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन मींस मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ Na नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, जो कि 1 मोल है। यही तो 1 मोल नाइट्रोजन होगा। कितना हो जाएगा, एक का पता है 14/Na ग्राम, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, Na से ही। Na कैंसिल, कितना आने वाला है 14 ग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का वेट 14 ग्राम। एक नाइट्रोजन एटम का नहीं, अंतर समझ में आ रहा है। एक नाइट्रोजन एटम का वेट तो 14 AMU है या 14/Na ग्राम है, जो कि बहुत कम होगा। 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मतलब है कितने मोल नाइट्रोजन, सॉरी कितने नाइट्रोजन एटम्स, 6.022, बहुत सारे नाइट्रोजन एटम्स है, ये सब नाइट्रोजन एटम्स हैं। एक नाइट्रोजन का मतलब ये है, इसका मास कितना है 14/Na ग्राम, जो कि बहुत कम है। दिस इज 14/Na ग्राम। पर इस सैंपल में 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन है, मतलब कितने नाइट्रोजन एटम्स हैं, इतने, ये सारे डॉट इतने मान लो है नहीं, तो इसका वजन कितना हो जाएगा 14 ग्राम। पूरे बर्तन का वजन मान लो नेग्लिजिबल है, तो इसके अंदर जो गैस है, नाइट्रोजन एटम्स जो हैं, उनका वेट कितना हो गया 14 ग्राम। अंतर समझ में आया आपको बच्चों। अच्छा 2 मोल नाइट्रोजन होती तो 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स के अगर होते तो टोटल वेट कितना होता 28 ग्राम। तो यहां से आप मोल निकालने का दूसरा फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाले हो, आप खुद ही बताओगे। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप बताओ। ये सैंपल है, ठीक है, इस सैंपल में 70 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स हैं। कितना 70 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स है। मुझे आपसे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम चाहिए, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। ध्यान से सुन लो, अभी अभी क्या निकाला आपने, अभी अभी आपने बताया कि 1 मोल नाइट्रोजन का वजन 14 ग्राम है। अभी अभी आपने बताया ये कि 1 मोल नाइट्रोजन का वेट कितना है 14 ग्राम। इस सैंपल में अगर 70 ग्राम नाइट्रोजन है तो कितने मोल है, बहुत सिंपल सा आंसर है, कितने मोल है 5। क्या किया आपने, आप कह रहे हो कि 14 में अगर 1 है तो 70 में सिंपल है 5 होंगे। आपने इस वेट को 14 से डिवाइड कर दिया, हां या ना, आपने इस वेट को 14 से डिवाइड किया कि नहीं किया। तो हमें यदि वेट ऑफ एटम्स टोटल दिया हो और ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें तो बच्चों क्या मिल जाएगा, मोल्स ऑफ एटम। ठीक है, तो हमें दूसरा फॉर्मूला मिल गया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। मैं लिखने जा रहा हूं फॉर्मूला, फिर इसको करेंगे। मोल्स ऑफ एटम, ये फॉर्मूला बच्चों कब यूज करेंगे, जब मास ऑफ एटम्स या वेट ऑफ एटम्स गिवन हो। तो मोल्स ऑफ एटम विल बी इक्वल टू मास ऑफ एटम्स या वेट ऑफ एटम्स। अब मास और वेट में एक ही चीज है, बार बार बोल चुके हूं, मास ऑफ एटम्स किसमें, ग्राम में, ध्यान रखिएगा ग्राम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। तो ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, ऑब्वियस है कि जब आपको वेट गिवन हो और वेट से आपको मोल्स निकालना हो, ये चीज आपको पता करनी हो और ये गिवन हो। जैसे यहां पे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन ग्राम कितना 70, कितना 70 डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, किसी और एटम का नहीं, किस एटम का, नाइट्रोजन का। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन अभी अभी आपने कितना निकाला 14 से डिवाइड कर दो,
कितना आने वाला है 5। कितने मोल नाइट्रोजन 5 मोल। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब आगे से आप ये सब नहीं करने वाले हो कि पहले एक का निकाला फिर उसको ग्राम में। बहुत सिंपल है, आप इसको ऐसे समझो। चलो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां एटम लिख रहा हूं और आप मुझे उसका ग्राम एटॉमिक मास बताना। चलो नाइट्रोजन का अभी आपने बताया 14 ग्राम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास है। ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना था 16। तो ऑक्सीजन के एक एटम का वेट 16 बाई Na ग्राम या 16 AMU। तो Na एटम्स का वेट जो कि ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास मतलब एक मोल एटम्स, कितना हो जाएगा 16 ग्राम, है ना। और ये ऑक्सीजन नॉर्मल वाला ऑक्सीजन है, कौन सा, आइसोटोपिक नहीं है, 16 वाला, ठीक है ना। तो 16, जब कुछ ना बोला जाए तो नॉर्मल। ऐसे ही हीलियम कितना बच्चों 4 ग्राम, हीलियम एटम है ना, कितना 4 ग्राम। समझ में आया आपको? सल्फर कितना 32 ग्राम। तो मैं पूरी लिस्ट नहीं लिख रहा हूं, ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। अलग अलग एटम्स समय समय पे हम लोग न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यूज देते रहेंगे, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है ना। एटॉमिक मासेस इस तरह से आपको ग्राम एटॉमिक मासेस कुछ बेसिक याद होने चाहिए। बाकी अगर कहीं पे ज्यादा कुछ हायर एटॉमिक नंबर्स के आते हैं तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। अच्छा, कार्बन का कितना होगा? कार्बन का 12 ग्राम। कार्बन का कितना हो जाएगा 12 ग्राम। चलो, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इतने जब बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेते हैं। अब क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में दो एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे। हम लोग अब तक दो फॉर्मूले सीख चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। कौन से? एक तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन हो, टोटल एंटिटीज गिवन हो तो उसको Na से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएंगे। और अगर एटम्स का मास गिवन हो तो उसके ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करने पे उस एटम के मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। इन दोनों को क्लब करता हूं, इन दोनों को मैं क्लब करने जा रहा हूं एक सिंपल से क्वेश्चन से। चलो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये है, अ कंटेनर contains 64 gram of oxygen atoms. Oxygen atoms. So we have to find first question, moles of oxygen atom. Moles of oxygen atom बहुत सिंपल है। और सेकेंड है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताओ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑक्सीजन का आपको ग्राम एटॉमिक मास देने की जरूरत तो नहीं, वो लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है 16। चलो बताओ कैसे करेंगे, क्या करने वाले हो आप। सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है। डेटा गिवन है मास, वेट, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये यूज करना है, हाँ या ना। आपको वेट गिवन है तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको ये यूज करना है। चलो बताओ, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या करने वाले हो आप। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन ग्राम विच इज ऑलरेडी गिवन टू बी 64 ग्राम, डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कितना? ऑक्सीजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास कितना 16। कितने मोल्स आने वाले हैं 4 मोल्स। हमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम मिल गए और वो कितने हैं 4। तो वो जो कंटेनर था उस कंटेनर में 64 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स हैं which is equivalent to 4 moles of oxygen atom। 4 moles of oxygen atom। अब आपसे पूछा गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। नंबर एकदम बेसिक डेफिनेशन याद है। बेसिक डेफिनेशन, अगर एक मोल है तो Na एंटिटीज है, एक मोल है तो Na एंटिटीज है, तो 4 मोल है तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने 4 Na ऑक्सीजन एटम्स, हाँ या ना। या दूसरा पहला वाला फॉर्मूला यूज कर दो। सबसे पहला फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स विच इज 4 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज मतलब टोटल ऑक्सीजन एटम्स डिवाइडेड बाई Na की वैल्यू नहीं देख रहा हूं मैं, सिर्फ Na के टर्म्स में। तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स 4 Na। बहुत बेसिक है, समझ में आया आपको ये। तो अब हम लोग दो फॉर्मूले रिलेट कर सकते हैं।
पहला समझ में आया। अगर टोटल एंटिटीज गिवन हो तो Na से डिवाइड कर दो, और एटम्स का अगर वेट गिवन हो तो उस वेट को, अच्छा एक चीज याद रखना कि वेट ग्राम में होना चाहिए, तो अगर किसी और यूनिट में दिया हो तो पहले किस में ले, ग्राम में, क्योंकि नीचे ग्राम एटॉमिक मास है बच्चों। तो ये ध्यान रखना कि ऊपर भी मास किस में होना चाहिए, ग्राम में। किसी दूसरी यूनिट में गिवन हो तो प्लीज ग्राम में ले आइएगा, ध्यान रहेगा। किसी दूसरी यूनिट में हो तो ग्राम में ले आना, फिर ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करना। आगे बढ़े, सेकेंड टाइप ऑफ एटॉमिक मास आपको समझ में आ गया। इट इज ग्राम एटॉमिक मास विच इज वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम। 1 मोल में Na एटम्स होंगे, इतना क्लियर है। अब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ एटॉमिक मास की ओर बढ़ते हैं। चलिए लिखते हैं। चलिए बच्चों, थर्ड टाइप ऑफ एटॉमिक मास हम लोग कवर करते हैं। हम लोग 2 एटॉमिक मास कवर कर चुके हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब बारी है थर्ड टाइप ऑफ एटॉमिक मास which is average atomic mass. Third type of atomic mass is average atomic mass. This is important. इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है, एवरेज एटॉमिक मास पता करो। एडवांस में भी आते हैं और जेईई मेंस में भी आते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एवरेज की जरूरत क्यों पड़ी उसको समझते हैं। सो देयर आर मेनी atoms exist in different isotopic forms in nature. आपको मालूम है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, कार्बन का 12 वाला भी आइसोटोप मिलता है नेचर में, 14 वाला भी। ऑल्दो 14 वाला बहुत कम है, पर नेचर में 2 तरह के कार्बन के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे, ऑलमोस्ट ऑल एटम्स, कुछ को अगर छोड़ दें तो ऑलमोस्ट सभी तरह के एटम्स आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसी जगहों पे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, जहां पे एटम्स के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप्स मतलब उनके एटॉमिक मासेस अलग अलग होंगे, वहां पे हम लोग एवरेज लेने की कोशिश करते हैं। तो कहीं पे भी आपको फ्रैक्शन या डेसिमल में इस तरह के नंबर्स मिले तो आप समझ जाएंगे एवरेज है। इन सच केसेस वी कैन कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी समझाते हैं। लेकिन आपको एवरेज एटॉमिक मास पता करने के लिए एक चीज का पता होना जरूरी है, और वो क्या है, परसेंट या रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दीज आइसोटोप्स इन नेचर। कि कोई पर्टिकुलर आइसोटोप नेचर में कितने परसेंट है दूसरे के रेस्पेक्ट में। सपोज कार्बन 14 कार्बन 12 है, तो अगर एक x% है तो दूसरा 100 माइनस x% हो जाएगा। आप समझ रहे हो, दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव अबंडेंस नेचर में कितना है। वो जब अबंडेंस आपको पता होगा तो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तब अब कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर फॉर्मूले के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी समझते हैं। आप इसको नोट कर लो, मैं लिखूं फॉर्मूला। चलो ठीक है, मान लो हमारे पास एक एटम है X, और मान लीजिए वो 3 आइसोटोपिक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एक आइसोटोपिक फॉर्म का मास M1 है, दूसरे का मास M2 है और तीसरे का मास M3 है। तो एटम X 3 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जिनके मासेस M1, M2 और M3 है, ठीक है। इनका जो रिलेटिव अबंडेंस है, रिलेटिव अबंडेंस इन नेचर, रिलेटिव अबंडेंस, और ये बाई मोल है। तो मैं आपको एक रेशियो दे रहा हूं, ठीक है, मोल रेशियो दे रहा हूं, जिस मोल रेशियो में ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। सपोज ये N1 is to N2 is to N3. N1, N2, N3 is the mole ratio in which these isotopic forms exist in nature. तो ये इनका रिलेटिव अबंडेंस है, रेशियो है, और ये मोल्स का रेशियो है। मैं बार बार मोल्स का रेशियो स्पेसिफाई कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस रेशियो को लिख रहे हो, मोल्स के रेशियो को लिख रहे हो। समझ में आया आपको, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि मुझे एटॉमिक मास ऑफ X बताओ, एटॉमिक मास ऑफ X, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप M1 बोलते हो इसका मतलब आप इन दोनों को इग्नोर कर रहे हो, आप ये मान रहे हो कि नेचर में ये दोनों है ही नहीं। अगर आप M1 कोट करते हो, अगर कोई आपसे पूछे कि X का एटॉमिक मास बताओ और आप बोलते हो M1, आप इन दोनों को इग्नोर। अगर आप M2 बोल रहे हो तो इन दोनों को इग्नोर कर रहे हो, M3 बोल रहे हो तो इन दोनों को इग्नोर कर रहे हो। तो हमें इग्नोर नहीं करना किसी को, हमें सबका कंट्रीब्यूशन लेना है। तो X का मतलब, एटॉमिक मास ऑफ X का मतलब है कि भैया इन तीनों का एवरेज बताओ।
तो क्या करना है हमें, कैसे करना है, सुनिए। एवरेज एटॉमिक मास of x, in this case of x will be equal to n1 m1 plus n2 m2 plus n3 m3 divided by n1 plus n2 plus n3। क्या किया मैंने, n1 m1 n2 m2 n3 m3 divided by n1 plus n2 plus n3। दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ x, जिसको मैं जनरलाइज करके भी लिख सकता हूं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मान लो यहां तो 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं, कहीं पे 4 आइसोटोपिक फॉर्म होते हैं, तो आप एक टर्म और ऐड करते, n4 m4 डिवाइडेड बाई n4 और इसमें ऐड करते, तो जनरलाइज भी कर सकते हैं। कैसे, एवरेज एटॉमिक मास can also be written as sigma NIMI divided by sigma NI। सिग्मा समझते हैं आप, ये सम है, ठीक है। NIMI, I का नंबर आप लिखते जाओ, अगर 4 है तो 1 2 3 4, अगर 5 है तो 1 2 3 4 5, 2 ही हैं तो 1 and 2, n1 m1 plus n2 m2 डिवाइडेड बाई n1 plus n2। समझ में आया? आप समझते हैं कि फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, कैसे आया ये फॉर्मूला। जब आप ऊपर n1 m1 n2 m2 n3 m3 कर रहे हो तो आप समझो आप क्या कर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, वो मैं इधर लिख रहा हूं, है ना, आपको सिर्फ ध्यान दिलाने के लिए। हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स लिखे थे, एटम्स के मोल्स कैसे निकाल रहे थे, मास ऑफ एटम इन ग्राम, याद आया आपको, मास ऑफ एटम इन ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मास ऑफ एटम मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ एटम, हाँ या ना, ठीक। चलो, तो जब आप n1 m1 करते हो तो इस एटम का मास मिल गया, टोटल कंट्रीब्यूशन जो मास है x का, टोटल x के मास में n1 m1 किसका कंट्रीब्यूशन है, इस वाले का कंट्रीब्यूशन है। n2 m2 उस टोटल मास में किसका कंट्रीब्यूशन है, इसका कंट्रीब्यूशन है। n3 m3 उस टोटल मास में इसका कंट्रीब्यूशन है। तो बच्चों ये और कुछ नहीं, ऊपर टोटल मास लिखा है, ऊपर और कुछ नहीं लिखा है, वो टोटल मास लिखा है एटम x का। क्या लिखा है वो, टोटल मास, और डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। देखे ना आप, ऊपर टोटल मास है और नीचे क्या है, टोटल मोल्स हैं। कैसे, एटॉमिक मास, अब इधर मोल्स ले आओ, अगर मास ऑफ एटम्स टोटल डिवाइडेड बाई मोल्स, क्या एटॉमिक मास होगा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। देखो आप, अगर हम मोल्स को नीचे ले आए, ये मास ऑफ एटम्स हैं, और मोल्स को हमने नीचे ले आए, तो आपको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास। कौन सा एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, एटॉमिक मास। कौन से एटम का, जिसके आप आइसोटोप्स कंसीडर कर रहे हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप n1 m1 n2 m2 n3 m3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, है ना। चलो एक एग्जांपल देखो, फिर और अच्छे अच्छे एग्जांपल लेंगे, लेकिन एक बेसिक समझने के लिए। बच्चों, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, ठीक। नेचर में ये 2 तरह के क्लोरीन एटम्स हमें मिल रहे हैं, हमें इनका परसेंट अबंडेंस गिवन है, परसेंट अबंडेंस गिवन है, परसेंट अबंडेंस नेचर में बाई मोल गिवन है। तो बाई मोल इनका अबंडेंस, अबंडेंस गिवन है और बाई मोल गिवन है। सपोज ये 75% है, अच्छा तो इसका परसेंट बता दो कितना हो जाएगा, बताओ। अगर ये 75% है और ये दूसरा ही और कोई तीसरा नहीं है, तो ऑब्वियस है कि ये कितने परसेंट हो जाएगा, 25%। दिस इज बाई मोल, ये चीज इंपॉर्टेंट है, दिस इज बाई मोल। तो आपको इन दोनों क्लोरीन का एवरेज पता करना है, इन दोनों क्लोरीन का क्या करना है, एवरेज पता करना है। आप पता करोगे तो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यही वाला, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का आप कितना लिखोगे, 75 इंटू 35, n1 m1,
N2M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। मैं इधर कर दूं, चलो इधर कर देता हूं, इस तरफ सेम प्रॉब्लम है। क्या करना है आपको, N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। N1 की वैल्यू बताओ, बताइए। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना आने वाला है, 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, 75 प्लस 25। सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आने वाला है 35.5। कितना आने वाला है 35.5। तो वो जो आप क्लोरीन का मास पढ़ते हो 35.5, तो एक्चुअल में दैट इज एवरेज ऑफ दीज टू, एवरेज ऑफ 35 एंड 37 क्लोरीन इन दिस रेशियो। अच्छा, अगर 75-25% है तो इसको आप नंबर रेशियो भी ले सकते हो कि क्या रेशियो है इनका, 3:1। क्या रेशियो है ये, 3:1 है। तो अगर आप 3 इंटू 35 प्लस 1 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, हाँ या ना। ये सिंपल गणित है भाई, इसमें कुछ ज्यादा जोर थोड़ी देना। 3 इंटू 35 प्लस 1 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 करोगे तब भी तो वही आएगा, हाँ या ना। ये समझ में आया आपको? चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसकी। आइए बच्चों, अब इन दो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास पे बेस ये दो क्वेश्चंस हैं। आप क्या करो, आप क्वेश्चन को लिखो और फिर वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और फिर सॉल्यूशन को देखें। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप पहले लिख लो, खुद से ट्राई करो, फिर हम लोग का सॉल्यूशन देखना है आपको। क्वेश्चन ये है, एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म्स। तो एलिमेंट एक्स है और वो दो आइसोटोपिक फॉर्म्स, एक तो 30 है और एक 32, ठीक है। एलिमेंट एक्स एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म्स, दिस एंड दिस। इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज 30.2, तो ये जो एटम एक्स है इसका एवरेज 30.2 इट्स गिवन, देन फाइंड परसेंट अबंडेंस बाय मोल ऑफ लाइटर आइसोटोप। जो लाइटर आइसोटोप है उसका परसेंट अबंडेंस हमें पता करना है, रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है, कि नेचर में ये दोनों आइसोटोप्स किस मोल रेशियो में या किस मोल परसेंट में मिलते हैं। ट्राई करो बच्चों, मैं करूं, आप देखो। सिंपल, एकदम बेसिक फंडामेंटल अप्रोच जो हम लोगों ने सीख रखा है उसी को अप्लाई करें, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या सीख रखा है, सबसे पहले आप दोनों आइसोटोप्स को लिख लो, M1 M2, ठीक है। यहां दो ही आइसोटोप्स हैं, M1 M2। फिर इनके रिलेटिव अबंडेंस को लिख लेते हैं। परसेंट अबंडेंस हमसे किसका पूछा गया है, किसका रिलेटिव अबंडेंस पूछा गया है, लाइटर आइसोटोप। आप बताओगे लाइटर आइसोटोप कौन है, 30 वाला या 32 वाला, 30 वाला या 32 वाला, 30 वाला लाइटर आइसोटोप है। तो एक काम करो, मान लो इसका x% है नेचर में ये x मोल परसेंट के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 100 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का परसेंट मिला के तो 100 होगा ना। तो अगर एक x% होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। एवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है आपने, एवरेज एटॉमिक मास क्या पढ़ रखा है आपने, N1M1, N1M1 x इंटू 30 प्लस N2M2, दिस इज N2, 100 माइनस एक्स इंटू 32 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, x प्लस 100 माइनस एक्स, जोड़ दीजिए। और ये लेफ्ट हैंड साइड कितना गिवन है, एवरेज एटॉमिक मास कितना गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है बेटा, ये 30.2 गिवन है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं 30.2 लिख दे रहा हूं। सॉल्व करते हैं, ये कितना है, ये 100 ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल मोल्स तो मिला के 100 ही होंगे। तो ये 100 है, कितना होने वाला है, 100 इंटू 30.2, 3020 इज इक्वल टू 30x प्लस 3200 माइनस 32x, ठीक है। तो दिस इज माइनस 2x, उधर ले जाओगे तो माइनस 180, तो 2x इज इक्वल टू 180, यहां से x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90। और x आपने किसके परसेंट मान रखे थे, लाइटर आइसोटोप के परसेंट को आपने कितना मान रखा था, x%। तो आपका आंसर क्या आया, क्या आंसर आया आपका, 90%। क्या आंसर आया,
90%। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर इज 90%। लाइटर आइसोटोप इज दिस, और नेचर में इसका अबंडेंस 90% है बाई मोल, तो इसका कितना हो जाएगा 10%। 90% 10%। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। एवरेज दिया हुआ था, एक का अबंडेंस पूछा गया था, x मान लिया, तो दूसरे का 100 माइनस x हो जाएगा। चलो अगला वाला थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दिया, 2 के बजाय 3 आइसोटोप्स हैं। क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से, पढ़ो क्वेश्चन में। चलो पढ़ता हूं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग, तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो आप, तो जो इंफॉर्मेशन है उसको साथ साथ लिखते चलना चाहिए। उससे क्या होता है, हर बच्चे का अलग अलग तरीका होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, पर क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते जो भी इंफॉर्मेशन है अगर वो लिखते चलेंगे तो क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एग्जामिनेशन में ये चीज हेल्प करती है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम 3-4 बार क्वेश्चन को पढ़ें। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तब जरूर उसको बार बार पढ़ना चाहिए, पर पहली बार में जब आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें बच्चों कि साथ साथ इंफॉर्मेशन लिखते जाएं। क्या आपसे बोला गया है? आपको बोला गया है आपके पास एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 25 एंड मैग्नीशियम 26। कौन कौन से? मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप्स गिवन है, मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 25 एंड मैग्नीशियम 26 दिए हुए। क्या बोला गया है? ये 79 मोल परसेंट है, तो इसका परसेंट गिवन है और वो मोल परसेंट गिवन है। मोल परसेंट कितना गिवन है? दिस इज 79 और 21, इन दोनों का मिला के कितना गिवन है? ऑब्वियस है कि टोटल 100 होना चाहिए, तो अगर ये 79% है तो ये दोनों का मिला के कितना होना चाहिए? 21%। समझ में आया? एवरेज इज 24.31। इन तीनों का एवरेज कितना दिया हुआ है? 24.31। इन तीनों का एवरेज कितना दिया हुआ है? 24.31। और आपसे किसका पूछा गया है? मोल परसेंट ऑफ मैग्नीशियम 26। इसका मोल परसेंट पूछा जा रहा है। इसका दिया हुआ है, इसका पूछा गया है, इसका नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों तो कब मिला के 21% दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल है, इसको x% मान ले, इसको x% मान ले रहा हूं, ठीक है, x%। तो क्या ये वाला 21 माइनस x% हो जाएगा? हाँ या ना भाई? अगर ये x% है तो ये कितना हो जाएगा? 21 माइनस x%, क्योंकि दोनों का मिला के तो 21 है और तीनों का 100 होना चाहिए। अब एवरेज एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू, यहां कितने आइसोटोप्स हैं? 3, तो N1 M1 N2 M2 N3 M3, N1 M1 N2 21 माइनस x इंटू 25 प्लस N3 M3 x इंटू 26 डिवाइडेड बाई, दिस इज न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, तो 79%, 21%, ये सब मिलाओगे तो कितना आएगा बच्चों? सीधे लिख दूं 100%। N1 प्लस N2 प्लस N3 कितना आने वाला है? 100%। तो मैं नीचे सीधे 100% लिख दे रहा हूं, N1 प्लस N2 प्लस N3। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन टू बी 24.31। 24.31 गिवन है। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लीजिए। 24.31 इंटू 100, 2431 इज इक्वल टू 79 इंटू 24 प्लस 25 इंटू 21 माइनस x प्लस 26x। सॉल्व करोगे बच्चों, x की वैल्यू 10 आएगी। आप चेक करके देख लो, x की वैल्यू 10 आएगी बच्चों, सॉल्व करके देखिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे क्या पूछा गया था कि मैग्नीशियम 26 वाले का मोल परसेंट बताओ। आपने कितना मान रखा था? x%, और x की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 10। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 10%। समझ में आया आपको? यहां 2 ही तरह की चीजें हो सकती हैं। वो जो फॉर्मूला था एवरेज इज इक्वल N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, या सिग्मा Ni Mi अपॉन सिग्मा Ni, उसमें कभी तो आपको रिलेटिव अबंडेंस गिवन होगा, एवरेज पूछा जाएगा, और कभी एवरेज गिवन होगा और रिलेटिव अबंडेंस पूछा जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना कि रिलेटिव अबंडेंस मोल के टर्म्स में होना चाहिए। किसके टर्म्स में होना चाहिए? मोल के टर्म्स में।
तो कभी अगर आपको मास का रेशियो दिया हुआ, तो आप ध्यान से मेरी बात सुनो, कभी आपको अगर मास का रेशियो दिया हो तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे? मोल्स के रेशियो में। कभी अगर मास का रेशियो गिवन हो तो आप उसको मोल्स के रेशियो में कन्वर्ट कर लेना। मोल्स में कैसे कन्वर्ट करना है मास को, ये आप सीख चुके हो, ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। फिर आप एवरेज निकालना, क्या करना है आपको? पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है, फिर एवरेज निकालना है। एग्जाम्पल दूं क्या? चलो एक मास वाला भी एग्जाम्पल देता हूं, आप एग्जाम्पल नोट करो बेटा। ये जरूरी है कि मास परसेंट को आप मोल परसेंट में चेंज करो, क्योंकि वो जो अबंडेंस गिवन है N1, M1, N2, M2 में N नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, मास को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो चलो एक काम करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक सैंपल है, सपोज एक आर्बिट्रेरी क्वेश्चन ले रहा हूं, मान लीजिए ऐसे ही रैंडमली अपने मन से कुछ भी नंबर्स एज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। आप ऐसा मत सोचना कि वो उन्हीं नंबर्स में एग्जिस्ट करता है। मान लो हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं, और दो आइसोटोप्स सपोज कार्बन के ही हैं, कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, एक 12 वाला आइसोटोप है, एक 14 वाला आइसोटोप है, एक 12 वाला है, एक 14 वाला, और हमें मास परसेंट दिया हुआ है। सपोज ये 99.9% गिवन है और ये 0.1% गिवन है। बच्चों यहां से कोई भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मत ड्रॉ करिएगा, ये मैंने रैंडमली नंबर्स अपने मन से माने, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नेचर में वास्तव में इसी रेशियो में एग्जिस्ट। कार्बन 14 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। लेकिन अभी मैं रैंडमली नंबर्स एज्यूम कर रहा हूं, यहां से कोई अननेसेसरी आपको इन्फ्रेंसेस नहीं ड्रॉ करने हैं, ठीक है? ये मास परसेंट है, इसका एवरेज एटॉमिक मास बताना है। क्या बताना है? एवरेज एटॉमिक मास। बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, पर कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, हम कैलकुलेशन नहीं करने जा रहे, कॉन्सेप्ट को सीखो। ये मास का रेशियो गिवन है, मास का परसेंट गिवन है, ठीक है? हमें क्या अब ये करने जा रहे हो आप 99.9 इंटू 12, 0.1 इंटू 14 डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस, क्या आप ये करने जा रहे हो? आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को। तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए बच्चों? क्या मोल्स का रेशियो निकालो। आप मोल्स का रेशियो निकालो। कैसे निकालोगे? आप एक काम कर लो, टोटल मास को 100 ले लो थोड़ी देर के लिए। टोटल मास को क्या ले लेते हैं? 100। ये 99.9%, तो ये 99.9 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, इसके मोल्स कैसे निकालेंगे? अभी वेट डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास, तो 99.9 डिवाइडेड बाई 12, ये इसके मोल्स हो गए इस पर्टिकुलर के। और इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.1 डिवाइडेड बाई 14, यही तो होगा ना। 99.9 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये कार्बन 12, ग्राम एटॉमिक मास 12, इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना? 14, ग्राम एटॉमिक मास 14, ग्राम एटॉमिक मास 12, ये मोल्स का रेशियो हो गया। अब एवरेज पता कर लो, एवरेज एटॉमिक मास कितना? N1, M1, N2, M2 करोगे तो ये 12, ये 12 कैंसिल होगा, ये 14, 14 कैंसिल होगा, तो ऊपर बेटा 100 ही आ जाएगा। वो आना भी चाहिए, क्योंकि वो टोटल मास होता है। टोटल मास को तो हम लोग 100 ही, पर हम लोग प्रॉपरली कर लेते हैं। दिस इज N1, दिस इज N2, दिस इज M1 एंड दिस इज M2, ठीक है? 99.9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12 प्लस 0.1 बाई 14 इंटू 14, N1, M1, N2, M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ठीक है? N1 प्लस N2 इज 99.9 अपॉन 12 प्लस 0.1 अपॉन 14। ऊपर वाला नंबर बच्चों 100 है। जो भी आएगा वो कैलकुलेशन इशू नहीं है। क्या था? मैं आपको ये बताना चाहता था कि कभी आपको अगर मास का रेशियो गिवन हो या मास का परसेंट गिवन हो, तो आप गलती से भी उस मास से मल्टीप्लाई मत करने लगना, क्योंकि ये मास है, ये भी मास है, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, गलत रिजल्ट मिलेगा। और खास बात क्या है कि ऐसा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आप नंबर अटेन करोगे वो एक ऑप्शन जरूर होगा। इन मोस्ट केसेस वो पहला ही होगा, ताकि आप गलती करो और दोबारा उसको सुधारने का मौका भी ना मिले। आप तुरंत टिक करोगे, हाँ आंसर आ गया, लेकिन वो गलत आंसर होगा। सही क्या होगा? आप पहले मास को किस में चेंज करोगे? मोल्स में। आप मास के रेशियो को किस में चेंज करोगे? मोल्स के रेशियो में। फिर N1, M1, N2, M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2।
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने जो बात बोली अभी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ में आ गई होगी। आ गई समझ में? अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ेंगे। हम लोगों ने 3 तरह के एटॉमिक मासेस बच्चों पढ़ लिए। कौन कौन से एटॉमिक मासेस? पहला था रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरा क्या था ग्राम एटॉमिक मास, तीसरा क्या था एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आया यहां तक? अब हम लोग सेम कॉन्सेप्ट को मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सटेंड करने जा रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट को मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सटेंड करेंगे। अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग सीख ही चुके हैं। बस सेम कॉन्सेप्ट को मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सटेंड करते हैं। तो 3 तरह के मॉलिक्यूलर मासेस भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं।